दूसरी एक जरूरी बात, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बंधु जी ने एक बात कही कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता। बिल्कुल सच बात है। और बंधु जी, कम से कम मैं जब से आया हूं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके, मैंने इस मिथक को तोड़ा है। हमारे 5 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी कमेटी में, उसमें एक जैन है, उसमें एक सरदार है, उसमें एक ईसाई है, और अभी बहुत ढूंढ करके मैं उसमें एक पारसी भी ले आया हूं कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सारे समाज साथ में काम करें। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने कर्नाटक, जहां अभी हमने चुनाव जीता, वहां हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रभारी एक जैन को लगाया, अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी एक जैन वहां लगा। और आज सुबह ही हम बोकारो के एक सरदारों के प्रतिनिधि मंडल से सुबह गेस्ट हाउस में मुलाकात करके तब यहां आए हैं। आप भरोसा रखें, आप उम्मीद रखें, माइनॉरिटी में आने वाली जो 6 कम्युनिटीज हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और मुसलमान, यहां उनमें से जो जो कम्युनिटी पाई जाती हैं, उनमें से किसी के भी हक के लिए जब भी लड़ना पड़ेगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपको अपना प्रदेश अध्यक्ष लेकर के सबसे आगे खड़ा मिलेगा। यह मेरा आपसे वादा है। यह जमीन बहुत बड़ी जमीन है, यह बिरसा मुंडा की सरजमीन है, यह शेख भिखारी की सरजमीन है। मैं यहां खड़ा होकर के, चूंकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूं, तो मैं एक बहुत जरूरी घोषणा करना चाहता हूं। पहली तो यह कि अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह साहब और अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब, ये जो 3 नाम हैं, जो बुनकरों के जज्बात से जुड़े हुए नाम हैं, इन तीनों की जो बरसी होगी और जो यौम पैदाइश का दिन होगा, हमारी कोशिश रहेगी, हमारे विभाग की कोशिश रहेगी कि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी बरसी और उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत के लिए एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जाए और उन्हें याद भी किया जाए। और सबसे जरूरी बात, हम आज अब्दुल रज्जाक साहब के बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं, इतना पहले मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत सारी उनकी खूबियां, उनके किए गए काम। तो मैं अनवार साहब, आपको भी और आपके दोनों बड़े भाइयों को भी यह दावत देता हूं कि आने वाली जो 24 जनवरी है, आप ये देखेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट दिल्ली में उनकी याद में एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित करेगा और आप उसमें बतौर मेहमान आइएगा, बस हम आयोजित करेंगे। मिन्नत रहमानी जी, उमैर साहब, शहनवाज शेख साहब, यहां 2 भारत यात्री भी बैठे हुए हैं। आपके प्रभारी जो हैं उमैर खान साहब और उनके साथ दिल्ली के जो हमारे प्रभारी आए हुए हैं शहनवाज शेख साहब, ये दोनों लोग भारत यात्री थे। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं, हम बाकी सांसदों की तरह अपने घर क्यों नहीं बैठे हैं? आपके दिलो दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि राहुल गांधी जी ने अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुसलसल 5 महीने हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। वो हम सारे लोग उनके साथ चलते थे। हमें कभी कभी तकलीफ हो जाती थी, खासतौर से मैं तो आराम भी कर लेता था, लेकिन राहुल जी तो चूंकि वो भारत या जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तो एक भी दिन उनके लिए आराम का वक्त नहीं था और वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जा रहा था। आखिर क्यों चला जा रहा था? वो शख्स जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो तो शहजादा है, वो तो राजकुमार है, जिसके बारे में पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी, मीडिया, सोशल मीडिया हर दिन उनकी छवि खराब करने के लिए और उनको राजकुमार और शहजादा और पता नहीं क्या क्या विदेश घूमने वाला बताती थी। उस राहुल गांधी ने मुसलसल 4000 किलोमीटर सड़कों की धूल क्यों फांकी? क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। और उन्होंने इसलिए
कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया। मैं उनके साथ चल रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आला ऐलान ये कह सकता हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था। जब वो यात्रा पूरी हो गई तो मुझे ये लगा कि इस यात्रा का संदेशा बहुत बड़ा है। बहुत सारे सूबे ऐसे भी हैं जहां से ये यात्रा नहीं गुजरी है, तो राहुल गांधी जी का संदेशा लेकर के उन सूबों में जाया जाए, उन शहरों में जाया जाए जहां बैठे हुए लोगों ने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान दुआएं भी की। तो हमने ये फैसला किया, हमारे अल्पसंख्यक विभाग ने यह फैसला किया कि हम भारत जोड़ो शीर्षक से पूरे देश में 100 कार्यक्रम करेंगे। उसकी शुरुआत हमने किशनगंज से की, भारत जोड़ो मुशायरा किया। उसके बाद कल हम बोकारो थे, आज इरबा है, अब हम 2 तारीख को मालेगांव रहेंगे। फिर उस कड़ी में जो सबसे बुनियादी कार्यक्रम था वो था कि हम जाएंगे बुनकरों के बीच में और उनसे संवाद करेंगे। गैप कहां आया है? इतनी शिकायतें क्यों बढ़ गई हैं कि भाईजान को खड़े होकर के माइक पर अपना दर्द बोलना पड़ा? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप तो हुआ है, संवाद टूटा है, दर्द सुनने वाले कम हो गए हैं। और ये जो सामने समाज बैठा है ये बहुत जरूरी समाज है। वो किसी का एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है, जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास है हम, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाता है। ये वो समाज है। इस समाज का दर्द सुनने के लिए इसे बुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके बीच में जाने की जरूरत है। और बुनकर साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पहले शायर हूं, बाद में सांसद हूं। मैं पहले शायर हूं, बाद में सियासी इंसान हूं। आप जानते हैं मैं आपकी आवाज बनकर के पूरे मुल्क में बोलता रहा हूं, लड़ता रहा हूं। और एक ऐसा वक्त आया जब आवाजों पे पाबंदियां लगने लगी, जब होठ सिले जाने लगे, जब बोलने पर जेलें होने लगी, तब भी आप जानते हैं कि आपका यह शायर खामोश नहीं रहा। मैं सियासत में तो 2019 में आया, उससे पहले भी मैं आपके हुकूक के लिए लड़ता रहा। आज सबने यहां जिक्र किया, आप लोग यहां के हैं, आप यहां राजनीति कर रहे हैं। आप अगर तबरेज के घर गए, अगर आप मिनहाज के घर गए, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो प्रतापगढ़ में रहता हूं, मैं आया था मिनहाज के घर, मैं आया था तबरेज के घर। इरफान साहब इस बात के गवाह हैं कि जब दिल्ली मिनहाज के परिवार को लेकर के गए थे तो मैं उस परिवार से शाना बशाना खड़ा था, मैं लड़ रहा था उनके लिए। और मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं। जब 17 साल के जुनैद को बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच कर दिया गया तो मैंने इसी कंधे पर उसकी मां के आंसुओं को महसूस किया है। मैं खड़ा रहा हूं पहलू खान के 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां के साथ, जिसका घर राजस्थान में है। मैं खड़ा रहा हूं मोहम्मद उमर के साथ, मैं खड़ा रहा हूं रकबर के साथ। और ये जो लिंचिंग है ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो इसे मुसलमानों से जोड़ते हैं वो गलतफहमी के शिकार है। क्या आप गवाह नहीं है कि बच्चा चोरी के नाम पर आप किसी झारखंड में जब एक दिन में 5 लिंचिंग की गई तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हाँ, निशाने पे मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वो भीड़ जिसे खून पीने की आदत डाल दी जा रही है, वो जिस दिन मुसलमानों का खून नहीं पाएगी वो आगे बढ़ेगी तो किसी को भी लिंच करेगी। क्योंकि ये भीड़ सियासी है, इसे तैयार किया जा रहा है, इस भीड़ को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए कुछ फैसले मजबूती से करने पड़ेंगे। जब हम पिछली बार आए थे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। यहां पर राजेश ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आप ही लेकर के हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गए थे। उसके बाद वो कानून राज्यपाल महोदय तक गया और फिर वापस लौट गया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके एक प्रतिनिधिमंडल बनाए और पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से मिले कि अगर राज्यपाल सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पे ऐसे कानून को पास नहीं कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत संशोधन करिए, फिर से भेजिए। अगर वो फिर वापस करते हैं तो फिर से भेजिए।
हम जब तक पास नहीं करा लेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आम मजलूमों का मामला है। लिंचिंग में कोई फॉर्च्यूनर से चलने वाला इंसान नहीं मारा जाता, लिंचिंग में चलने वाला कोई स्कॉर्पियो और बोलेरो में जाने वाला इंसान नहीं मारा जाता। मारा कौन जाता है? किसी जानवर की रस्सी पकड़ के जो पैदल चला जा रहा है उसे पकड़ के मार दिया जाता है। साइकिल से जाने वाले इंसान को पकड़ के मार दिया जाता है। कौन मर रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, कोई अमीर आदमी नहीं मर रहा है उसमें। यह लड़ाई आर्थिक है, यह लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में है, हिंदू मुसलमान से ज्यादा। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम सब पूरी मजबूती के साथ उनके साथ तो खड़े ही हो जो हमारे अपने हैं, जो हमारे लिए वोट करते हैं, जो कई दशकों से हमारे लिए वोट करते आ रहे हैं। हम उनकी समस्याएं सुने और उनके बीच में जाएं, उनके लिए हुकूमतों से भी लड़े। और मैं आपसे वादा करता हूं, राजेश जी, आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी और हमारे मंत्रीगण, मैं दिल्ली में हूं और आपकी दुआ से ठीक ठाक पोजीशन पे हूं, लड़ भी लेता हूं, अपने लोगों से भी लड़ता हूं और सामने सरकारों से भी लड़ता हूं। आप वो दिन याद करिए कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी आए थे राज्यसभा में भाषण देने के लिए और तकरीबन 1 घंटा 36 मिनट भाषण दिया था। तो उस दिन का भाषण उठा के देखिएगा, मैं 7 फीट की दूरी पर खड़ा था उनसे, इस तरफ और उस तरफ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के भाषण दे रहे थे। आप उनका भाषण उठा के देखिएगा, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं वहां भी उनकी आंख के सामने खड़ा होकर के अलल ऐलान, आप उनके वीडियो उठा के देखिए, उनसे ज्यादा मजबूत आवाज जो उनके ट्विटर हैंडल पे वीडियो पड़ा होगा उसमें इमरान प्रतापगढ़ी की है, जो नारा लगा रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। मैं वहां भी चुप नहीं रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मुसलसल लड़ रहा हूं। और इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे नेता ने मुझ पे भरोसा जताया, राहुल गांधी जी ने मुझ पे भरोसा जताया। एक ऐसा वक्त जब लोग आपकी परछाइयों से बच रहे हो, मैं आपसे मुखातिब होकर यह बात कह रहा हूं कि जब आपकी परछाइयों से लोग बच रहे हो, ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने आपके लिए बोलने वाली एक आवाज को उठाया और सीधे राज्यसभा में बिठा दिया, महज 34 साल की उम्र में। अब यह मेरी जिम्मेदारी है। लोग पार्टी को कोसते हैं, मैं यहां अलग राय रखता हूं। पार्टियों को मत कोसिए, कांग्रेस को मत कोसिए। कांग्रेस ने आपको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके बीच में आएंगे लोग, आपको बरगलाएंगे, कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, तो उन्हें पलट के जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिनको हमारा नुमाइंदा बनाया वो हमारे साथ कितने खड़े हुए। गिरेबान उनका पकड़ने की जरूरत है। लोग पूछे कि कांग्रेस ने क्या दिया है, तो बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है, मैं अकलियतों से बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने न जाने कितने कैबिनेट मंत्री दिए। वो कांग्रेस ही है जिसने एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। और वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो जो आपसे ये कहे कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, उनको ये कहिए। अब सवाल खड़ा होता है हम जैसे लोगों से, सवाल खड़ा होता है आपके नुमाइंदों से, जिनको कांग्रेस ने आपके कोटे से कुछ दिया है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। गिरेबान उनका पकड़िए, गिरेबान किसी इमरान प्रतापगढ़ी का पकड़िए, गिरेबान किसी मंजूर अंसारी का पकड़िए, क्योंकि पार्टी ने हमें आपके लिए नियुक्त कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती है और उसका खामियाजा पार्टी भुगतती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक बहुत बड़ी कोशिश के साथ हम लोग निकले हैं
ये बुनकरों से संवाद का मसला जो है वो हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। और मैं शहर दर शहर, गली दर गली, गांव दर गांव जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। और मैं बुनकरों को, पूरे देश के बुनकरों को यह यकीन दिलाता हूं कि आप भरोसा रखें, आप साथ खड़े हो। आपके लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार से भी लड़ेंगे और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां भी अपनी सरकारों से भी लड़ करके आपके हक के लिए खड़े नजर आएंगे। यह हमारा आपसे वादा है। और इस कोशिश में, इस मुहिम में मैं आपके बीच के अनवार साहब की मदद लेता रहूंगा, क्योंकि बुनकरों में इनकी बड़ी कबूलियत है। और मैं चाहूंगा कि देश भर में बुनकरों के बीच में हम जितने भी भारत जोड़ो बुनकर संवाद करें, उसमें अनवार साहब की कहीं ना कहीं शिरकत हो। ये आए, हमारे मंजूर साहब आए, आप सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आप सबको हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपके वालिद ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी का रत्ती भर भी अगर हमने आपने कर लिया तो आने वाले दिनों में बुनकरों के लिए हम वो तारीखी काम करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। मेरे भाइयों, मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि यूपीए की सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया। जब मुझे बुनकरों पे बोलना था तो मैंने बड़ा रिसर्च किया, मैंने बड़ा पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि यूपीए की सरकार ने आपके लिए बहुत सारे काम किए। सब्सिडी, आपको कैपिटल सब्सिडी इतनी शानदार दी, लेकिन इस सरकार ने वो कैपिटल सब्सिडी खत्म कर दी। तो इस तमाम मसले का एक हल है कि दिल्ली की जो हुकूमत है उसे बदलिए। 2024 में यूपीए की सरकार बनाइए, राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। और उसके बाद बुनकर समाज के जो साथी हैं, अगर उनका काम ना हो तो सबसे पहला गिरेबान मेरा पकड़ना, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं आपको खड़ा मिलूंगा। आपने बहुत सारे भाषण सुने हैं बहुत देर से, मैं बहुत ज्यादा भाषण आखिर में कुछ नहीं सुनाऊंगा। 2-3 चीजें जो मुझे कहनी थी। एक, मौलाना साबिर साहब ने यह कहा कि खादी वस्त्रों पर जीएसटी नहीं है। यह बहुत बुनियादी मुद्दा है और जुलाई में पार्लियामेंट शुरू होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले सत्र में मौलाना साबिर साहब की यह बात और जमील अख्तर साहब की बुनकर आवास योजना वाली बात, ये दोनों बातें पूरी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उठाऊंगा। जिस दिन वीडियो आएगा, जिस दिन आप सुन लीजिएगा टीवी पर के इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ बुलंद आवाज में अलल ऐलान आपकी आवाज उठाई है, उस दिन फिर मुझसे कहिएगा कि हाँ इमरान, तुम जो वादा करके गए थे वो सच्चा वादा करके गए थे। मैं सियासत में बहुत थोड़े दिन से हूं, मैं महज 4 साल से सियासत में हूं। 2019 में आया राहुल गांधी जी के कहने के बाद। मैं अपनी दुनिया में बड़ा खुश था, शोहरतें, मोहब्बतें, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता था, प्यार था और फ्री स्टाइल मामला था। सारी पार्टियों के प्रोग्राम में चले जाओ, नेताओं पे चुटकुले भी सुना दो, मजे भी ले लो, कुछ भी कह दो। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे वो दिन याद है कि जब मैं राहुल गांधी जी से मिला तो 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, तुम जिन मुद्दों पर नज़्में पढ़ते हो, तुम अगर नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म करते हो तो सोचते हो कभी कि इनका हल कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है, मैं इतनी शराफत से बोल रहा हूं फिर भी पंखे में आग लग रही है तो हम क्या करें। हम तो बिल्कुल शोला बयानी नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़ी शराफत से भाषण दे रहे हैं। लेकिन आप जब बहुत शराफत से भाषण देते हैं तो कई जगह जलन तो होती ही है। तो अगर पंखे में जलन हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों के हल निकालना चाहते हो तो उसके बारे में, बुनियादी चीजों के बारे में सोचो। तो मैंने कहा राहुल जी हल कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा हल निकालना है तो सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैं सलाम करता हूं अपने उस नेता को जो पूरे मुल्क में उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उसके साथ चल रहा है, कौन छोड़ के चला जा रहा है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन नाराज है, कौन खुश है, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन वफादारी कर रहा है। वाला ऐलान चलता रहा, बीच में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे छोड़ के चले गए। कोई
कोई सिंधिया छोड़ के चले गए, कोई जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए, कोई आपके यहाँ के पूर्व प्रभारी थे वो छोड़ के चले गए। मीडिया के मुझसे किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब, राहुल जी तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? तब मैंने कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये मुश्किल वक्त है, ये जमहूरियत को बचाने का वक्त है, ये आईन को बचाने का वक्त है। देश में दो ताकतें हैं, एक ताकत वो जो है जो ये सोचती है कि ये देश गोडसे की विचारधारा से चलेगा, और एक तरफ वो लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये देश चलेगा तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा तो महात्मा गांधी के देखे गए सपने से चलेगा। जो ये सोचते हैं कि ये देश चलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चलेगा, जो ये सोचते हैं कि ये देश चलेगा तो मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। हमें चुनना है कि हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं। मैं इस तरफ खड़ा हूं, आपको फैसला करना है कि आप कहां खड़े हैं। लड़ाई मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अभी अभी एक कर्नाटक में हमने मुमकिन करके दिखाया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अपने मेयर से नीचे जाकर के तकरीरें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन एक अकेला राहुल गांधी खड़ा था पूरे जोश और जज्बे के साथ, और उस अकेले शख्स की मोहब्बत के नारे ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हर नाटक को खत्म कर दिया। भाजपा हारी, और हारने का जो सबसे बड़ा जो पहला चोट उन्होंने मारा, फिर 2000 का नोट बंद किया जब खींचे, तो जब नाराज हुए तो 2000 का नोट बंद कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि जो नोट जो है वो हमारे काम नहीं आया चुनाव में, उसको बंदी कर देना चाहिए। अब 2000 नोट की हालत जो है वो अडवाणी जी जैसी हो गई है, चलन में तो रहेगा लेकिन प्रभावी नहीं रहेगा। 2000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया। कर्नाटक जीत की मुबारकबाद आपको। कर्नाटक की जीत ने इस मुल्क को एक दिशा दी है, एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये है कि नफरतें कितना भी शोर मचाएं, लेकिन अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर के एक अकेला शख्स भी निकलता है तो लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, और वो राहुल गांधी बनकर के इस देश में मोहब्बत के अलम को लहराता है और नफरत को आखिरकार हारना पड़ता है। आज कर्नाटक हारे हैं। आज राहुल जी ने आईसीसी में मीटिंग के बाद में भी बैठा था तो मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक जीते हैं, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का चुनाव है, और सब सुन ले कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। अब राहुल जी ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, हम लोगों को एक नया टास्क भी दे दिया है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा, जहां लूट करके इन्होंने लोकतंत्र को सरकार बनाई है, तो आप वहां भी देखेंगे कि वहां भी इनका सुपड़ा साफ होगा। और फिर जो लोकसभा का चुनाव है, आप सबको, मैं जानता हूं आप बुनकर समाज के लोग हैं, आप रहते इरबा में हैं, कोई रहता मालेगांव में है, कोई रहता भिवंडी में है, कोई रहता टांडा में, कोई रहता है बनारस में, कोई रहता है मऊ में, कोई रहता है मुबारकपुर में, कोई रहता है इचलकरंजी में, कोई रहता है त्रिची में, कोई रहता है गुंटूर में। मैं जानता हूं आप रहते भले अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जिस तरह से धागे से धागा जुड़ा होता है, उसी तरह से आपका मोहब्बतों का एक धागा है जो आपस में जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब चारों तरफ ये संदेशा दें, लोगों से ये कहें कि हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल उसी दिन हो जाएगा जिस दिन 2024 में सरकार बदल जाएगी, और वो बिना आपके नहीं होगा। मैं आपके बीच में आपका दर्द सुनने आया हूं और आपसे मदद भी मांगने आया हूं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी तो कुछ सपने देख करके लड़ी ना, उस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़नी है हमें, तो अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके हमारे साथ खड़े होइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका साथ मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में कुछ बेहतर कर पाएंगे। बन्ना जी ने, बादल साहब ने जो वादे किए हैं, जल्दी ही उसका असर दिखेगा, और जब असर दिखेगा तो अनवार साहब इन दोनों मंत्रियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करिएगा। मैं उसका हिस्सा बनने जरूर आऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक बार फिर से अनवार साहब को
मिन्नत साहब को, उमैर साहब को, मंजूर अंसारी साहब को, इन सबको बहुत शुक्रिया। जाते जाते आखिर में एक नज्म सुना दूं, नहीं आप कहेंगे कि मैंने बहुत भाषण सुना दिया, इसने शायरी बिल्कुल नहीं सुनाई। मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ प्यासा सा रह गया। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुना देता हूं। आपने ज्यादातर चीजें सुन ली है, लेकिन आज अच्छा माहौल है, रैली जैसा माहौल नहीं है और मुशायरे जैसा भी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वाकई संवाद का एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में मैं पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। जब मैं इस तरह से लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कौन सा अच्छा दिन तलाशने आप निकले हो भाई। तब मैं उनसे सरकार से कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के। अभी तक आप संवाद में बैठे थे, थोड़ी देर मेरे रंग में आ जाइए। उधर जो पीछे लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। थक तो नहीं गए आप? इरबा के लोग इतनी जल्दी तो नहीं थकते होंगे, झारखंड के लोग इतनी जल्दी कहां थकते हैं। मुझे एक बार एक शख्स ताली बजा करके वो माहौल दे कि मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी शायरी सुना सकूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और किसी साथी ने आते हुए कहा था कि कल आपने जो कर्नाटक वाला एक नज्म सुनाई थी उसका एक बंद जरूर सुना दीजिएगा। मैं सुना देता हूं, इधर भी जो साथी खड़े हैं आप सब की भी शिरकत हो थोड़ी सी। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मेरे साथ जुड़ेंगे तो और जुनून से जोश से सुना सकूंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। जब कन्याकुमारी से चले थे हम लोग तो टेम्परेचर जो था वो 35 डिग्री, 32 डिग्री, 38 डिग्री, और जब हम कश्मीर पहुंचे थे तो -4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में सब कुछ बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था राहुल गांधी जी का लिबास। 35 डिग्री टेम्परेचर और माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिर रही हो, सब कुछ बदला, लेकिन उस शख्स का इरादा नहीं बदला, उस शख्स का हौसला नहीं बदला, उस शख्स का जुनून नहीं बदला। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अब तैयार रहना यहां से पीछे तक। अगला जो मिसरा है अगर वो सच्चा लगे तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे, पहुंचाइए इन मिसरों को दिल्ली तक कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद
उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मैं देखा उस शख्स के किरदार को करीब से, उनके बारे में बहुत नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अलग। और एक जिद है, वो जिद ही है कि उस आदमी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो आज भी खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला के पूछ रहा है कि बताओ अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हैं वो किसके हैं। ये हिम्मत है राहुल गांधी की। कभी किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि कागज में जब आग लगती है तो सादे कागज जल्दी जल जाते हैं, लेकिन जिन कागजों पर कुछ लिखा होता है वो एहतजाज करते हुए जलते हैं। तो मैं जानता हूं कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कुर्बानियों वाला खून है, वो राजीव जी का खून है, वो इंदिरा जी की नस्ल का खून है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून है। इसलिए वो जल्दी झुकने वाला और डरने वाला शख्स नहीं है। मैं एक आखिर में आप छोटी सी नज्म आपको और सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भारत जोड़ो सम्मेलन, मुझसे किसी ने कहा एक दिन, अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, अनवार साहब के पास भी ऐसे फोन आते होंगे, मुझे भी आते हैं, किसी ने कहा कि इमरान साहब ये कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू कर दी आपने, कहां बुनकरों के बीच में जाएंगे, अब आप बुनकरों के नाम पर सियासत करेंगे। तो मैंने कहा भाई बुनकरों के नाम पर सियासत आपने की है, मैं तो काम करने के लिए उनके बीच में जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनके बीच में जाऊं और उनको सुनूं। मुझे याद आता है एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया जो छोटा सा परिंदा होता है वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के एक तालाब पर गई और तालाब में जो अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी, 2 बूंद 3 बूंद, उसने अपनी चोंच में वो पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई जंगल के और उस चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई और फिर 2 बूंद पानी लेकर आई, दहकती हुई आग के ऊपर छोड़ा, फिर गई, फिर तालाब से पानी लेकर आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस का एक जंगल था, उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब समझना, अनवार का जवाब समझना। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि जब आने वाली सदियों में जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम उस कोशिश के तहत निकले हैं, हम उस कोशिश के तहत आपके बीच में आए हैं। हमारी कोशिश है भारत को जोड़ने की, हमारी कोशिश है एक एक दिल तक पहुंचने की। और हमें पता है कि वो तबका जो सबसे ज्यादा मुतासिर है, जो जीएसटी की मार झेल रहा है, जो धागे की मार्केट है उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो बर्बाद हो रहा है, जो नेपाल बांग्लादेश के रास्ते, चाइना के रास्ते जो डंपिंग हो रही है यहां पर, उसकी मार झेल रहा है। उस बुनकर उद्योग को बचाने के लिए कुछ सरफिरे लोगों को निकलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उसका हल भी निकलेगा। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना करके फिर आपसे विदा लेता हूं। मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको कौन सी नज्म सुनाऊं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बहुत सारे जख्म, बहुत सारे दर्द आप सब हर दिन देखते भी रहते हैं। मैं आखिर में नजीब वाली सुननी है, अच्छा कौन सा? चलिए मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपको वाकई क्या सुनाऊं। मैं सुना देता हूं आपको। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन
सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। शायर का तेवर बोल रहा है इशारों में कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, लहू लहू इनकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे। बहुत शुक्रिया। कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। मैं अनवर अहमद चेयरमैन साहब से मैं आग्रह करूंगा कि प्रतीक के तौर पे इस बुनकर संवाद में चरखा दे करके माननीय अतिथि का सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीगण भी साथ में शामिल हो जाए। तमाम माननीय हमारे नेतागण, विधायकगण से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया करके एक बार सब लोग इस चरखा के साथ में आ जाएं। सब तो उठ गया। आप तमाम मेहमानों का बेहद दिल की गहराई से शुक्रिया। सबसे बड़ी बात रही कि सुबह के 8 बजे से जिस कुर्सी पे सामने के आखिरी चेयर पे जो भी हमारे प्रतिनिधि बैठे रहे, वो अभी तक लगभग 4:30 बजने को है, आप इमरान साहब की मोहब्बत में बैठे रहे। इसके लिए मैं आप तमाम भाइयों का, प्रतिनिधि का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।